नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आज मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य का अध्ययन कर रहे हैं और विषय में प्रवेश करते हुए सबसे पहले हमने ये जाना कि आधुनिक शब्द का अर्थ क्या है, उस पर हमने सामान्य चर्चा की। साथ ही हमने आधुनिक काल की प्रमुख जो प्रेरक परिस्थितियां रही, उन प्रेरक परिस्थितियों की व्याख्या हमने यहाँ से प्रस्तुत की, जिसमें हमने उन राजनीतिक कारणों की, सामाजिक कारणों की, आर्थिक कारणों की, सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों की हमने जांच पड़ताल की, जिनसे प्रेरित होकर के हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का उदय होता है। और आधुनिक काल की जो साहित्य है उसकी एक मोटी मोटी रूपरेखा आपके मस्तिष्क में बनाने का प्रयास हमने हमारी पिछली कक्षा के माध्यम से किया था। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक कालीन जो साहित्यिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर के जिस तरह का साहित्य हमें आधुनिक काल में देखने को मिलता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, उस पर हम आज की बातचीत को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आधुनिक काल हिंदी साहित्य में दूसरा स्वर्ण युग कहलाता है और जहां आदिकाल से लेकर के और रीति काल तक के साहित्य को यदि हम एक जगह रख दें तो उसके सामने आधुनिक काल का साहित्य बिल्कुल उसके समानांतर रखा जा सकता है और उतना ही अधिक महत्वपूर्ण भी है। और आधुनिक काल में चूँकि हर आम जन के हाथ में साहित्य की पहुंच हो चुकी थी, शिक्षा एक बड़े हथियार के रूप में विकसित हुई थी, तो साहित्यकारों की भी एक लंबी परंपरा यहाँ देखने को मिलती है, जिसके कारण इस काल में बहुत जल्दी प्रवृत्तियों में परिवर्तन आया। और चूंकि भारत अब केवल एक छोटा सा कहीं राष्ट्र न रह करके पूरे विश्व की एक महत्वपूर्ण इकाई बन चुका था, वह पूरे विश्व से जुड़ चुका था, तो विश्व में जो भी घटनाक्रम घटित होते थे उनका प्रभाव भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। और उन परिवर्तनों के प्रभाव के कारण, उन प्रभावों के कारण भारत में साहित्य में नित्य नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि बहुत जल्दी यहाँ पर 20-20, 25-25 साल में नए युगों की उत्पत्ति होती है और उन युगों में भी परस्पर यदि हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो उनमें पर्याप्त विभेद भी मिलता है, पर्याप्त अंतर भी मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आधुनिक काल को कई उपविभागों में भी विभक्त किया गया है। यदि हम बात करें सबसे पहले आधुनिक काल को सबसे पहले विभक्त जिस कोटि में किया गया है, उसका नाम या जिस युग की शुरुआत, जिस युग से आधुनिक काल की शुरुआत होती है, उसका नाम है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जिसकी समय सीमा 1843 से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 1850 से मानते हैं, कुछ लोग 1857 से मानते हैं और कुछ लोग 1868 से मानते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि भारतेंदु युग 1857 से शुरू हुआ। जैसा कि यदि हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम केंद्र में रखें तो 1857 से, और बच्चन सिंह जी के इतिहास को, जिनका इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यदि उसे हम माने, उसको सामने रख करके चलें तो 1857 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आरंभ होता है भारतेंदु युग के रूप में। और 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय है वह भारतेंदु काल कहलाता है। यद्यपि भारतेंदु की मृत्यु 1885 में हुई थी, लेकिन फिर भी भारतेंदु का जो व्यक्तित्व था, उनका जो साहित्यिक जो प्रभाव था, उस प्रभाव की अन्विति हमें 1900 तक, सन 1900 ईस्वी तक देखने को मिलती है। 1900 ईस्वी के बाद जब 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जब साहित्यिक परिदृश्य पर उभरे, तो उसके बाद से हम पूरे साहित्य पर 1918 ईस्वी तक के जो साहित्य है, 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक के साहित्य पर हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव, उनके दिशा निर्देशों का प्रभाव, उनके आचरण का प्रभाव और उनके द्वारा जो एक पूरी श्रृंखला बनाई गई साहित्यकारों की, उनका प्रभाव दिखाई
पड़ता है। इसलिए 1918 ईस्वी तक के समय को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। 1918 के बाद 1936 तक का जो समय है वो छायावाद का समय कहलाता है। छायावाद में आप जानते हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जैसे महान साहित्यकारों की एक परंपरा पाई जाती है और उन्होंने जनजीवन से जोड़ करके साहित्य को इस तरह से प्रस्तुत किया कि एक और जहां हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है भक्ति काल को, वहीं आधुनिक काल में यदि किसी एक युग के बारे में पूछा जाता है जिसका सर्वाधिक प्रभाव यहाँ के समाज पर पड़ा और आज तक भी भाषा पर इतना सूक्ष्म प्रभाव इस काल के कवियों ने डाला कि उसे आज तक महसूस किया जा रहा है, उस काल का नाम है छायावाद काल। तो छायावाद काल के जो कवि थे उन्होंने भाषा को समृद्ध करने में, एक भाषिक संवेदना को समृद्ध करने में और व्यक्तिगत जीवन के अनुभूतियों का सूक्ष्मता के साथ अंकन करने में जिस तरह की भूमिका अदा की, उससे छायावादी कवियों का जो योगदान है वह साहित्य में अविस्मरणीय रहेगा। तो 1936 तक का जो समय है 1918 से लेकर के वह कहलाता है छायावाद युग। अब इस बीच में दो और साहित्य धाराएं हमें देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा जो कि छायावाद के साथ साथ चली है और जिसका समय भी छायावाद के समानांतर माना जाता है, और एक अन्य धारा जिसकी बात हमने पूर्व में भी की थी, हालावाद, जो 1933 से लेकर 1936 तक जिसका समय माना जाता है। तो यदि हालावाद, छायावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के समय का हम मूल्यांकन करें तो वह 1918 से 1936 तक हमें दिखाई पड़ता है। 1936 में जब परिवर्तन हुआ, एक या यूं कहें कि जब 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और मुंशी प्रेमचंद ने उसकी अध्यक्षता की, वहां से लेकर के कुछ समय के लिए 1943 तक के समय के लिए एक धारा चली, और ऐसा नहीं है कि वह जो मनोवृत्ति थी साहित्य में वह पहले नहीं थी या अब तक नहीं है, लेकिन वह एक आंदोलन के रूप में 1943 तक हमें दिखाई पड़ती है। तो 1936 से 1943 तक का समय प्रगतिवादी समय कहलाता है, प्रगतिवाद का समय कहलाता है, जिसमें हमें साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के मार्क्स और रूस का गुणगान करते हुए हमें अनेक कवि दिखाई देते हैं, अनेक साहित्यकार दिखाई देते हैं, और इन साहित्यकारों ने समाज में परिवर्तन लाने के लिए और सामाजिक स्थायित्व लाने के लिए और सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए इन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। 1943 तक का समय कहलाता है प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद के बाद की यदि हम बात करें तो प्रगतिवाद के बाद 1943 में जब अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया और तार सप्तक के रूप में 7 चोटी के कवियों को शामिल करते हुए उनकी रचनाओं का एक संकलन तार सप्तक नाम से प्रस्तुत किया, तो उसमें हमें प्रगतिवाद से बिल्कुल इतर साहित्य दिखाई पड़ता है। और वह जो साहित्य है, चूंकि उसमें प्रयोगों की अधिकता थी, यहाँ भाषा के स्तर पर, शब्दावली के स्तर पर, विषय के स्तर पर, भाव और संवेदना के स्तर पर, बिंबों, प्रतीकों, उपमानों आदि सभी स्तरों पर नए नए प्रयोग करने की एक मनोवृत्ति कवियों में दिखाई पड़ती है, और इसी प्रयोग प्रधानता के कारण इस काल को प्रयोगवाद कहा जाता है। तो 1943 से लेकर के 1953 तक का जो 10 वर्ष का समय है वह कहलाता है प्रयोगवाद, जिसके पुरोधा माने जाते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। उसके बाद 1953 के बाद 1960 तक का जो समय माना जाता है वह कहलाता है नई कविता का समय। यहाँ हमें यह देख लेना चाहिए कि प्रयोगवाद और नई कविता में कोई विशेष अंतर नहीं था। नई कविता और प्रयोगवाद में जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी वो लगभग समान हैं, कोई बहुत अंतर नहीं है। लेकिन चूंकि स्वयं अज्ञेय प्रयोगवाद नाम दिए जाने से संतुष्ट नहीं थे, जिन्हें प्रयोगवाद का पुरोधा कहा जा रहा था, वो स्वयं संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने प्रयोगवाद का नाम परिवर्तित करके, जब वो पटना रेडियो से बोल रहे थे 1952 में, जहाँ तक मुझे याद है, तब उन्होंने नई कविता की घोषणा की थी और उन्होंने कहा था प्रयोग का कोई वाद नहीं होता, और प्रयोग को वाद कहना उसी तरह से गलत है जिस तरह से कविता को कवितावाद कहना। तो क्योंकि उन्होंने ऐसा माना कि प्रयोग करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य प्रयोग करना न हो करके एक
नए भावबोध को जन्म देना हमारा उद्देश्य है। प्रयोग साधन है, साध्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने प्रयोगवाद नाम से उनकी कोई सहमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रयोगवाद नाम को नकारते हुए इसी कविता के लिए नई कविता नाम का प्रयोग किया। और नई कविता में भी हमें, यदि हम प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें तो थोड़ा सा परिवर्तन मिलता है। 1960 के बाद से साठोत्तरी कविता का आरंभ होता है, जो नई कविता का ही एक बदला हुआ स्वरूप था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और 1975 के बाद से, 1973 से 75 के बाद जो साहित्य लिखा जा रहा है उसे समकालीन साहित्य या समकालीन कविता कहा जाता है।